नमस्कार स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल डी मेथड्स एकेडमी बाय आर के सेन सर। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो भी वीडियो आपको अच्छा लगे उनको आप लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। देखिए स्टूडेंट्स, हम इस वीडियो में जो है व्यवसाय अध्ययन के चैप्टर नंबर 3 के बारे में बात कर रहे हैं। हमने एक श्रृंखला चालू की हुई है जिसमें हम व्यवसाय अध्ययन राजस्थान बोर्ड की जो बुक है उसके चैप्टर वाइज क्वेश्चंस की बात कर रहे हैं। तो तीसरा चैप्टर आज अपने स्टार्ट करते हैं। चलिए, सबसे पहले अति लघुतरात्मक प्रश्नों में प्रबंध के सिद्धांतों की प्रकृति किस प्रकार की है। तो प्रबंध के सिद्धांतों की प्रकृति निम्न प्रकार की है। ये प्रबंध विचारधारा के अंग होते हैं, गतिशील होते हैं, इनका अनिश्चित परिणाम है, सापेक्षिक है, आधारभूत सत्य न कि अंतिम है, मानव व्यवहार से प्रभावित हैं, लोचशील न कि दृढ़ हैं। यानी कि एक तरह से ये कठोर भी नहीं है, इनमें परिवर्तन किए जा सकते हैं। सिद्धांत से क्या अभिप्राय है। तो सिद्धांत से अभिप्राय एक आधारभूत सत्य से जो तर्क का आधार है, अर्थात किसी कार्य या ज्ञान के संबंध में सिद्धांत वे आधारभूत मार्गदर्शक बातें हैं जो अनुभव, शोध, विश्लेषण एवं परीक्षण के आधार पर निर्धारित की जाती हैं। उद्देश्य द्वारा प्रबंध विचार के जनक कौन है। तो देखिए, उद्देश्य द्वारा प्रबंध विचार के जनक आधुनिक प्रबंध के गुरु पीटर ड्रकर को माना जाता है। अपवाद द्वारा प्रबंध का मूल मंत्र क्या है। तो देखिए, अपवाद द्वारा प्रबंध का मूल मंत्र उच्च अधिकारियों का ध्यान केवल उन्हीं परिस्थितियों एवं मामलों की ओर आकृष्ट किया जाना चाहिए जो अपवाद स्वरूप उत्पन्न हो रहे हैं। यानी कि बार बार जो है उच्च अधिकारियों को अपने अधीनस्थ जो प्रबंधक हैं, मध्यम स्तरीय है, निम्न स्तरीय, उनमें बार बार इंटरफेयर नहीं करना चाहिए, बार बार उनके बीच में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। प्रबंध के कौन से कार्य सार्वभौमिक रूप से स्वीकार किए गए हैं। तो देखिए, प्रबंध के निम्न सिद्धांत, प्रबंध के सिद्धांत की बात हो रही है तो प्रबंध के निम्न सिद्धांत सार्वभौमिक रूप से स्वीकार किए गए हैं। कार्य विभाजन का सिद्धांत, आदेश निर्देश की एकता का सिद्धांत, पारिश्रमिक का सिद्धांत, सोपानिक श्रृंखला का सिद्धांत, व्यवस्था, समता एवं पहलपन का सिद्धांत। व्यवस्था के सिद्धांत का क्या तात्पर्य है। तो देखिए, व्यवस्था के सिद्धांत का तात्पर्य है प्रत्येक वस्तु एवं मनुष्य का स्थान न केवल निश्चित होने अपितु वह वस्तु एवं मनुष्य का उसी स्थान पर होने से है। यानी कि कोई भी वस्तु या मनुष्य जो है एक निर्धारित स्थान पर होने चाहिए। बाजार की कौन सी दशा या स्थिति ने व्यूह रचनात्मक प्रबंध तकनीक अपनाने पर बल दिया है। कड़ी प्रतिस्पर्धा को जीतना ही व्यवसाय की सफलता है। आज गलाकाट प्रतिस्पर्धा एवं वैश्वीकरण के वातावरण में अन्य कंपनी को हराकर अपना अस्तित्व बनाने की दशा ने व्यूह रचनात्मक प्रबंध तकनीक को अपनाने पर बल दिया है। उद्देश्य द्वारा प्रबंध क्या है। तो समस्त प्रबंधकीय कार्यों एवं या प्रबंधकीय प्रक्रिया के चरणों, नियोजन, संगठन, समन्वय, अभिप्रेरण एवं नियंत्रण आदि का उद्देश्य अवमुखी होना ही उद्देश्य द्वारा प्रबंध है। व्यूह रचना प्रबंध किसे कहते हैं। तो देखिए, संगठन के पूर्व निर्धारित उद्देश्य की प्राप्ति हेतु भावी दिशा निर्देश संगठन के पूर्व निर्धारित उद्देश्य की प्राप्ति हेतु भावी दिशा के बारे में निर्णय लेने एवं उन निर्णयों को लागू करने को व्यूह रचनात्मक प्रबंध कहते हैं। लघुतरात्मक प्रश्नों में पहला प्रश्न है, परस्पर हित संघर्ष की दशा में फेयोल ने किस हित को सर्वोपरि रखने का सुझाव दिया है। परस्पर हित संघर्ष की दशा में फेयोल ने व्यक्तिगत हितों का समर्पण करते हुए सामूहिक हित को सर्वोपरि रखने का सुझाव दिया है। एक प्रबंधक होने के नाते व्यक्तिगत हितों के त्याग हेतु निम्नलिखित कार्य करने को कहा है। व्यक्तिगत एवं सामूहिक हितों के समन्वय के अवरोध उत्पन्न हो जाएं तो व्यक्तिगत हितों को समर्पित कर देना चाहिए। यानी कि व्यक्तिगत और सामूहिक हितों के बीच में अगर टकराव होने लगे तो जो प्रबंधकों को व्यक्तिगत हितों को नहीं देखना चाहिए। अधिकारियों को अपने व्यवहार में दृढ़ता लानी चाहिए और अच्छे उदाहरण प्रस्तुत करने चाहिए। आपसी ठहराव जहाँ तक संभव हो न्यायोचित होना चाहिए। निरीक्षण की निरंतर व्यवस्था होनी चाहिए। ऐसी परिस्थितियाँ उत्पन्न न होने पाए जिससे संगठन एवं व्यक्तिगत हितों में संघर्ष हो, क्योंकि यह संगठन की उन्नति के लिए आवश्यक है। दूसरा प्रश्न है, अधिकारों के भारार्पण संबंधी निर्देशात्मक सुझाव हेनरी फियोल के कौन से सिद्धांत में निहित है। तो अधिकारों के भारार्पण संबंधी निर्देशात्मक सुझाव हेनरी फियोल के अधिकार एवं दायित्व सिद्धांत में निहित है, जिसका अभिप्राय संगठन के प्रत्येक स्तर पर अधिकार एवं दायित्व की स्पष्ट व्याख्या करने और प्रत्येक व्यक्ति को समुचित अधिकार का दायित्व सौंपने से है। अतः अधिकार उत्तरदायित्व के अनुरूप और उत्तरदायित्व अधिकार के अनुरूप होने चाहिए। इसका कारण यह है कि यह दोनों सहभागी होते हैं, अर्थात दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। फेयोल ने कहा है कि उत्तरदायित्व अधिकारों का परिणाम है, यह अधिकार का सहज परिणाम एवं उसका दूसरा भाग है, और जब भी अधिकारों का प्रयोग किया जाता है उत्तरदायित्व का जन्म होता है। हेनरी फियोल की प्रसिद्ध पुस्तक के अंग्रेजी संस्करण का प्रकाशन अमेरिका में कब हुआ। तो हेनरी फियोल की 1916 में फ्रांसीसी भाषा में एक पुस्तक प्रकाशित हुई थी बच्चों, एडमिनिस्ट्रेशन इंडस्ट्रियल एट जनरल। इसका जो अंग्रेजी संस्करण है अमेरिका में 1949 में प्रकाशित हुआ था।
अपवाद द्वारा प्रबंध तकनीकी के प्रणेता, तो अपवाद द्वारा प्रबंध तकनीकी के प्रणेता वैज्ञानिक प्रबंध के पिता FW टेलर को माना जाता है। टेलर एवं वैज्ञानिक प्रबंध के अग्रणी अन्य व्यक्तियों ने इस तकनीक को प्रभावी अध्ययन, प्रभावी प्रबंध के लिए एवं अति प्रबंधन की रोकथाम के लिए उन समस्त कार्यों तथा मामलों में उच्च अधिकारियों का ही ध्यान आकृष्ट नहीं किया जाना चाहिए जो कि नियमित रूप से निर्धारित परिणामों की उपलब्धि दे रहे हैं। वे कार्य तो अधीनस्थों द्वारा ही कर दिए जाने चाहिए। उच्च अधिकारियों का ध्यान तो केवल उन परिस्थितियों तथा मामलों की ओर आकृष्ट किया जाना चाहिए जो कि अपवाद स्वरूप उत्पन्न हो रहे हैं। अगला प्रश्न है, फेयोल ने प्रबंध समस्या के शोध कार्य हेतु औद्योगिक संगठन की समस्त क्रियाओं को कौन से 6 वर्ग में विभाजित किया है? तो फेयोल ने प्रबंध समस्या के शोध कार्य हेतु औद्योगिक संगठन की समस्त क्रियाओं को 6 भागों में बांटा है। सबसे पहला आता है तकनीकी क्रियाएं, उत्पादन से संबंधित क्रियाएं, वाणिज्यिक क्रियाएं, क्रय विक्रय एवं विनिमय से संबंधित क्रियाएं। तीसरा है वित्तीय क्रियाएं, पूंजी की प्राप्ति और उसके अधिकतम उपयोग से संबंधित क्रियाएं। सुरक्षात्मक क्रियाएं, संपत्ति तथा माल की सुरक्षा से संबंधित क्रियाएं। लेखांकन क्रियाएं, स्टॉक मूल्यांकन, आर्थिक चिट्ठा तैयार करना, सांख्यिकी इत्यादि से संबंधित क्रियाएं। प्रबंध की क्रियाओं में नियोजन, संगठन, निर्देशन, समन्वय एवं नियंत्रण क्रियाएं आती हैं। प्रबंधकों का ध्यान जटिल एवं आवश्यक मामलों पर केंद्रित हो, इसके लिए कौन सी प्रबंध तकनीक का प्रयोग किया जाना चाहिए? तो देखिए, छठा प्रश्न का आंसर आता है प्रबंधकों का ध्यान जटिल एवं आवश्यक मामलों पर केंद्रित हो, इसके लिए अपवाद द्वारा प्रबंध तकनीक का प्रयोग किया जाना चाहिए। अपवाद द्वारा प्रबंध एक ऐसी तकनीक है जिसमें प्रबंधकों का ध्यान महत्वपूर्ण मामलों पर ही केंद्रित होता है, चाहे ऐसा मामला आपातकाल या संकट काल और अपवादजनक हो, ताकि अधीनस्थों के में कार्य के प्रति रुचि, लगन और जिम्मेदारी बढ़े। यह पहचान एवं संप्रेषण की वह प्रणाली है जो प्रबंधकों को उस समय संकेत देती है जब उनका ध्यान आकर्षित करना आवश्यक हो जाता है। इसके विपरीत यह तकनीक उस समय शांत रहती है जब प्रबंधकों का ध्यान आकर्षित नहीं करना होता है। अगला प्रश्न है, संस्था, विभाग और व्यक्ति के उद्देश्यों का संयुक्त रूप से निर्धारण कौन सी प्रबंध तकनीक में होता है? उद्देश्यानुसार प्रबंध या उद्देश्यों द्वारा प्रबंध तकनीक में संस्था, संगठन, विभाग और व्यक्ति के उद्देश्यों का संयुक्त रूप से निर्धारण होता है। अतः यह एक व्यवस्थित दर्शन एवं तकनीक है जो संगठन के प्रत्येक स्तर पर संयुक्त रूप से उद्देश्यों, लक्ष्यों, दायित्वों का निर्धारण करने, प्रभावी कार्य नियोजन तथा लक्ष्य प्राप्ति के संदर्भ में कार्य निष्पादन का मूल्यांकन किया जाता है। उद्देश्य द्वारा प्रबंध एक व्यापक प्रबंधकीय प्रणाली है जो अनेक महत्वपूर्ण प्रबंधकीय क्रियाओं में व्यवस्थित तरीके से एकीकरण लाता है, उसे व्यक्तिगत एवं संगठनात्मक उद्देश्य की प्राप्ति तथा प्रभावी प्राप्ति के लिए दिशा देता है। उद्देश्य द्वारा प्रबंध तकनीक के कोई 2 लाभ बताइए। उद्देश्य द्वारा प्रबंध तकनीक के 2 लाभ निम्न प्रकार हैं। वचनबद्ध निष्पादन। उद्देश्य द्वारा प्रबंध तकनीक से कर्मचारियों में अपने उद्देश्य, लक्ष्य एवं कार्य के प्रति एक वचनबद्धता उत्पन्न होती है। इसका कारण यह है कि कर्मचारी के समक्ष अपने लक्ष्य स्पष्ट होते हैं और वह कुछ प्राप्त करने के लिए कार्य कर रहा होता है। प्रभावी नियंत्रण। उद्देश्य द्वारा प्रबंध से संस्था को यह लाभ होता है कि कर्मचारियों, लक्ष्यों, योजनाओं, कार्यकलापों, कार्य प्रगति पर काफ़ी नियंत्रण बना रहता है, जिससे उनका संगठन प्रभावी बना रहता है। वातावरण में उपलब्ध अवसरों का लाभ उठाने एवं चुनौतियों का ठीक से सामना करने के लिए कौन से प्रबंधकीय तकनीक का प्रयोग किया जाना चाहिए? ये है हमारा प्रश्न संख्या 9। वातावरण में उपलब्ध अवसरों का लाभ उठाने और चुनौतियों का ठीक से सामना करने के लिए व्यूह रचनात्मक प्रबंध तकनीक का प्रयोग किया जाना चाहिए। इसका कारण यह है कि यह व्यूह रचना संबद्ध निर्णय एवं व्यवसाय की कार्यवाहियों के नियोजन, निर्देशन, संगठन एवं नियंत्रण की एक प्रक्रिया है। व्यूह रचना प्रबंध में एक प्रबंधक वातावरणीय चुनौतियों का सामना करने में सक्षम हो जाता है। यदि वातावरण के फलस्वरूप कोई अवसर मिल जाता है तो उसका लाभ भी उठाया जा सकता है। ये था हमारा प्रश्न संख्या 9। देखिए, इसी के साथ हमारे जो चैप्टर हैं उसके लघुतरात्मक और अति लघुतरात्मक प्रश्न अपन ने ख़त्म कर लिए हैं। तीसरा चैप्टर हमारे यहाँ पर फिनिश हो जाता है। एक मोटिवेशनल कोट इसमें आपको मिलता है, यदि जीवन में ऊपर उठना है तो प्रतिशोध की भावना को नष्ट करके परिवर्तन की भावना को साथ लेकर चलना होगा। बिल्कुल सही बात है स्टूडेंट्स, हम जो है प्रतिशोध की भावना को नष्ट करेंगे और परिवर्तन की भावना अपने मन के अंदर लाएंगे, तभी जीवन में ऊपर उठ सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में इतने काफ़ी है और तीसरा चैप्टर हमारा पूरा हो चुका है। बहुत ही जल्दी हम चौथा चैप्टर के जो नोट्स हैं इसके अंदर अपलोड करेंगे। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।